So we are here to cover the complete NCERT series. 7th स्टैंडर्ड के 12 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं साइंस के. लास्ट सेशन में हमारा लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन था. इस सेशन का हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन एंड टाइम, दैट इज चैप्टर 13th of the 7th standard science NCERT. Hey everyone, I'm Upasna and I welcome you to Inspira classes. तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. मोशन एंड टाइम. सबसे पहले चीज कि मोशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं कि मोशन होता क्या है. इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज होता है दैट इज मोशन. और जो मूव नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो रेस्ट और मोशन दो टर्म्स हैं जो हमें जानना है. रेस्ट वो द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट मूविंग, वो रेस्ट स्टेट में है. जो मूव कर रहा है, जिसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, वो मोशन में है. तो मोशन एंड टाइम में 7th स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या सीखना है वो देखते हैं बुक से. तो लेट्स बिगिन. अब चलते हैं हम. तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो ये है कि मोशन होता क्या है. बुक के अकॉर्डिंग भी हमने पहले ही देख लिया बहुत सिंपल वर्ड्स में कि मोशन क्या होता है. द फ्लाइंग बर्ड, द एरोप्लेन, द वॉकिंग मी, दिस क्लास, सब मोशन में. ठीक है, नथिंग इज एट रेस्ट. दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है स्पीड. अब स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्पीड, है ना. वी नो. इन्होंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि 50 किलोमीटर जा रहे हैं और 1 घंटे में पहुंच रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या होगा? 50 किलोमीटर पर आवर. तो अब ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत फेमिलियर हो गई हैं क्योंकि हम अब इससे बहुत आगे निकल चुके हैं. लेकिन क्योंकि समझना है कि मोशन इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. आजकल खूब न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं, एडवांस सेक्शन के न्यूमेरिकल्स मोशन चैप्टर से. ठीक है, तो एक जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, वेरी फेमिलियर फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. वर्ड्स में भी यही लिखा है, फॉर्मूला में भी यही लिखा है. एवरेज स्पीड हम जानते हैं क्या होता है कि डिस्टेंस बाय द टाइम पीरियड, टोटल डिस्टेंस बाय द टाइम पीरियड. अभी आपको बता रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैसे टाइम को मेजर किया गया. जब क्लॉक नहीं होता था तब भी टाइम को मेजर करते थे. अलग अलग तरह के टूल्स होते थे, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, उसके थ्रू हम मेजर करते थे टाइम को. इवन मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करते थे, न्यू मून और फुल मून के हिसाब से, अमावस्या पूर्णिमा के हिसाब से हम मंथ कैलकुलेट करते थे कि अब 1 महीना कंप्लीट हो गया है. ठीक है, जब क्लॉक नहीं हुआ करता था, साल कैसे खत्म होता था कि 365 दिन, हम कैसे मेजर कर रहे हैं कि 365 दिन में अर्थ एक रेवोल्यूशन लगा रहा है सन का. तो दिस वाज कि टाइम इंटरवल को हम मेजर कैसे करते थे कि 1 महीना कैसे हो गया, 1 साल कैसे हो गया. कुछ चीजें दी हैं जैसे द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज सिंपल पेंडुलम. लेकिन इससे पहले एक चीज हम देखें. क्या देखेंगे? दैट कि पहली चीज, आपने अगर लास्ट 3 सेशंस हमने लिए हैं क्लास 7th एनसीईआरटी की तो आपने देखा होगा हर चैप्टर के साथ में हम एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेते हैं कि फिर हमें 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को पलटने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, जहां हमें लगता है कि इसकी लैंग्वेज को पढ़ना है, एनसीईआरटी के एक्सप्रेशन को पढ़ना है, हमें सीखना है, वहां हम बुक को भी रीड करते हैं, ना कि सिर्फ उसके नटशेल या उसके समरी को या उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं. ठीक है, जहाँ एनसीईआरटी को पढ़ना है वहां हम ज़रूर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो लिखें कि मोशन और टाइम हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, मोशन एंड टाइम. ओके, इफ वी डिफाइन मोशन, मोशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. करेक्ट. इसके बाद हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट हमने देखा स्पीड. स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
total distance traveled by total time taken. करेक्ट. अब हमें एक चीज जानना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मोशन, इमोशन कितने टाइप के होते हैं. जैसे जैसे हम सीनियर सेक्शन में जाते हैं चीज़ें और डिटेल में हो जाती हैं, जितने भी टॉपिक हैं हम और डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन सेवेंथ स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम जानने जाने तो वी शुड नो दैट टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन. एक तो पहला नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, नाम से ही क्लियर है, लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन में चलता हो, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. लेट्स मेंशन रेक्टिलिनियर मोशन. लाइट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे. तो रेक्टिलिनियर मोशन. दूसरा मोशन क्या था, ऑसिलेटरी मोशन. जहां हम पेंडुलम को पढ़ेंगे. और एक मोशन पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक मोशन. ओके. ठीक है, चलिए. तो अब हम देखते हैं. हाँ, वन मोर टाइप वी कैन ऐड, दैट इज सर्कुलर मोशन ही हमें लिखना चाहिए था, सर्कुलर मोशन. तब सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, द आर्म्स ऑफ अ क्लॉक. किसी भी घड़ी में जो घड़ी का आर्म्स चलता है, जो हैंड ऑफ द क्लॉक्स है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, टिक 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 टिक. ऑसिलेटरी मोशन को आप जब ने देखा होगा, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल. सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम देखा है आपने, एक स्ट्रिंग से एक बॉब, इसको बॉब कहते हैं ना, ये जो बॉल टंगा होता है. दो पोजीशंस हम देखते हैं, जैसे कोई कलर चेंज, ये ओ है, ये ए और बी. ठीक है, इस ओ को क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन. दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस ए इज एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, एक्सट्रीम पोजीशन. अब ये बॉब अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फ्रॉम ओ टू लेफ्ट, देन टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा. उसको क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन. और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. ठीक है. दूसरे पेज पे लिखते हैं इसको, टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation. One oscillation is called time period. Okay. सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हमने देख लिया, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हमने देख लिया. पीरियोडिक मोशन क्या है, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन. दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए पीरियोडिक मोशन की 365 दिन में 365 1/4 के इतने टाइम में अर्थ को सन का रिवोल्यूशन कर लेना है तो कर लेना है. ठीक है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन. ओके, बाद में हम देखेंगे कि all the oscillatory motions are periodic motions, but all the periodic motions are not oscillatory motions. ठीक है, चलते हैं बुक की ओर. तो अब बुक ने हमें समझाया है सिंपल पेंडुलम. एक बार इसको हम देख लेते हैं कि
The time between the sunrise and the next day was called a day. Similarly, a month was measured from a new moon to the next month. जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास टाइम मेजर करने का कोई भी टूल नहीं था तो मंथ को कैसे मेजर करते थे, न्यू मून से. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? Okay. The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. As I told you, कि periodic motion एक बड़ा term है, उसके अंदर छोटे छोटे terms आते हैं. One of the most well-known periodic motions is that of a simple pendulum. आ गई simple pendulum की बात. चलिए, अब आपको ये वही समझा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम लिया और फिर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब्स. बॉब का डिफरेंट पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन पे है फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे लेफ्ट की ओर जाएगा, फिर राइट की ओर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे. तो ये आपको समझा रहा है. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है. टाइम पीरियड को समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है. इस पे क्वेश्चंस आते हैं जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे आगे, तो आप देखेंगे इस पे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. लेंथ ऑफ द पेंडुलम को लेके भी क्वेश्चन बन जाता है. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O, starting from its mean position O, ये इसका mean position है और ये दोनों इसके extreme position, extreme. ठीक है. Sorry, I'm suffering a cold, so I'm very sorry for the voice. Starting from its mean position O, moves to A. यहां से यहां मूव किया, to B, again to B, and back to O, और फिर वापस कहाँ आ गया, O पे. So the pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A. जहां से शुरू हुआ वापस वहीं आके खत्म हो रहा है, उसको भी एक ऑसिलेशन ही काउंट करेंगे. ठीक है. अगर ए से शुरू हो, ये ओ पे जाए, फिर बी से बी पे जाए, फिर बी से ओ पे आए और फिर ए तक आ जाए, दैट इज ऑल्सो एन ऑसिलेशन. और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगेगा, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. ओके. तो यूनिट्स ऑफ टाइम इन स्पीड क्या होगा? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस विल बी इन किलोमीटर, टाइम विल बी इन आवर. तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर. ठीक है. करेक्ट. अब देखते हैं आगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है. मेजरिंग स्पीड. अब दो चीज है जानने वाली इंपॉर्टेंट, कि आपने देखा होगा कार के डैशबोर्ड पे दो छोटे छोटे मीटर्स लगे होते हैं. एक मीटर होता है जो स्पीड को मेजर करता है, जिसको स्पीडोमीटर बोलते हैं. जो स्पीड को मेजर करता है दैट इज स्पीडोमीटर. और एक उसके ठीक पास में एक और मीटर होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, जिसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. ओके. तो बिफोर वी गो टू दिस, मेजरिंग स्पीड पे हम आ गए थे और हमें देखना था अगेन दैट इज डिस्टेंस कवर्ड. डैशबोर्ड ऑफ ए कार का आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि जो टाइम मेजर करेगा उसको स्पीडोमीटर बोलेंगे, स्पीडोमीटर. ठीक है. और जो डिस्टेंस मेजर करेगा उसको क्या बोलेंगे? ओडोमीटर. तो दो टर्म हमारे पास निकल के आता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, वो हम ओडोमीटर से चेक करते हैं. तो एक बार इसको मेंशन कर लेते हैं. दो चीज. पहली चीज, ओडोमीटर को लेके क्वेश्चन भी आता है. जब फिजिक्स के
इंस्ट्रूमेंट्स को लेके क्वेश्चन आता है, तो इंस्ट्रूमेंट में एक बार ऑडोमीटर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो डोंट टेक इट लाइटली। आपसे पूछ लेगा स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, उसमें एक ऑप्शन डाल देगा ओडोमीटर, तो ऑडोमीटर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस दो टर्म को हम मेंशन कर लेते हैं। पहला टर्म है हमारा स्पीडोमीटर। नाम से ही क्लियर है, स्पीडोमीटर क्या करेगा, मेजर्स स्पीड, मेजर्स स्पीड। और दूसरा टर्म हमारा क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर ये क्या करेगा, इट विल मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा किसमें, टाइम एंड मोशन में। कितना आसान होता है ना जब हम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक है। आगे जब हम मोशन में जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्या समझना है, सेवेंथ स्टैंडर्ड में जितनी बातें हमने नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ बता रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन्होंने क्या किया है, कुछ एक्स वाई एक्सिस पे कुछ टाइम और कुछ किलोमीटर ले लिया है, कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो अब यहाँ अगर देखें इसको, हाउ डू वी मेक अ ग्राफ, तो हमने वाई एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस को, ठीक है, वाई एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस पे लिया है स्पीड को, टाइम को, सॉरी, ठीक है। तो टाइम इन मिनट्स है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। ये दे रहा है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, तो एक पॉइंट हमने यहाँ लगाया। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, सिमिलरली हम बनाते चलेंगे, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। जब इन डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जिस तरह के एग्जामिनेशन को हम फेस करते हैं उसके लिए हमने जो जो पढ़ा, ठीक है, वो हमने नोट डाउन कर लिया है। बाकी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, तो कीवर्ड्स क्या क्या है, बार ग्राफ, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ग्राफ, सिंपल पेंडुलम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, यूनिट ऑफ टाइम। हाँ सॉरी, मोशन में हमने एक चीज मिस किया है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो एक बार यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, एक कॉमन स्पीड से, एक स्पीड से अगर कोई भी व्हीकल चल रहा है, दैट विल बी सेड कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, जिसकी स्पीड वेरी ना करे। अगर हमने हर डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो दो मोशन भी हमने देख लिया, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो वी आर डन विथ, तो हमने 2 पेजर नोट, आप ये दिखाइए कि 10 लाइन में 1 पेजर नोट, अगर आप अपने पेज पे नोट करेंगे तो ये एक पेज भी नहीं है, और हमने एक चैप्टर कवर कर लिया सेवेंथ स्टैंडर्ड का, दैट इज मोशन एंड टाइम, ठीक है। पॉसिबली 8th स्टैंडर्ड में जब हम इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल भी यहाँ फ्लेक्स करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि आपको 11th स्टैंडर्ड की काइनेटिक्स को मैं यहाँ पढ़ा दूँ, ठीक है। हमें क्योंकि ये देखना है कि एनसीईआरटी हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलेंगे, ठीक है। नो नीड टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, हम उस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अभी जो रिसेंट ट्रेंड आ गया है, अभी हम कुछ
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज भी करेंगे, वहां देखेंगे अभी एक ट्रेंड बन रहा है न्यूमेरिकल्स को पूछने का फिजिक्स के सेक्शन से। अभी तक वो फिजिक्स के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, बहुत यूनिट और डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन, एक दो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते थे, ग्रेविटेशन के और फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अभी अभी रिसेंट में कुछ स्टेट पीसीएस में देखा गया कि उन्होंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो जब हम उस लेवल की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को, तो वहाँ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमें बूझो और पहेली इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में क्या समझा रहा है। पहली चीज तो समझने की क्या होती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही है इलेक्ट्रिक करंट। एक सर्किट हमें समझना होगा, जिस सर्किट का ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑन ऑफ, बैटरी और वायर। जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एज आई सेड कि आई एम सफरिंग अ कोल्ड, तो वॉइस बहुत ज़्यादा ही बोलने में परेशानी आ रही है, बट विल कवर इट। कि इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ने चले हैं, तो पहली चीज़ तो हम जानेंगे कि मूवमेंट ऑफ द चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर और इंसुलेटर को हमने 6th स्टैंडर्ड में कवर कर लिया है, अगर आपको याद हो तो। कंडक्टर क्या है, जो इजीली करंट को फ्लो करने दे, इंसुलेटर क्या है, जो करंट को फ्लो ना करने दे, मतलब बहुत आसानी से फ्लो ना करने दे, दैट इज इंसुलेटर। हाँ, बैड कंडक्टर्स को ही ऑलमोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं। तो एक चीज हो गई क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार पहले हम चैप्टर में देख ले कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए। तो हमारा चैप्टर 14 क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 14 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो व्हाट शुड वी नो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन देंगे क्या, कि द मूवमेंट ऑफ या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। करंट लिख लें, इलेक्ट्रिक, व्हाट शुड वी राइट, दैट इलेक्ट्रिक करंट is the flow of electric charge through a conductor। ठीक है, यही जानना है हमें। कंडक्टर और इंसुलेटर को हम जान चुके हैं, क्या है कंडक्टर, विच इजिली लेट्स द करंट फ्लो, दैट इज कंडक्टर। एक चीज हमें इसमें पढ़नी है, इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, स्विच होगा, वायर होगी, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होगा, एक फ्यूज भी लगा हो सकता है, एक बल्ब लगा देंगे, तो जिसमें कंप्लीट एक सर्किट हो जिसमें इजीली करंट पास कर जाए, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अब मैं स्विच इन सब चीजों को मेंशन नहीं कर रही हूँ कि डिवाइस क्या क्या होंगे और ये सब। ओके, इट इज अ pathway, it is a pathway where electric current pass, where electric current pass। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे वो देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर हमने इसको अभी ही डिफाइन कर लिया कि अगर एक वायर में करंट पास हो रहा है तो दैट विल प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, तो फिर हम ये कैसे देखेंगे कि एनसीईआरटी ने, हमारे टेक्स्ट बुक ने इन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे किया है। एक्सप्रेशन भी तो हमें देखना है। एक बार पहले बुक को देखते हैं कि बुक ने एक्सप्रेस कैसे किया है। हमने ये देख लिया कि आपको सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पहले समझा रहा है, इलेक्ट्रिक सेल का, इलेक्ट्रिक बल्ब,
ऑन पोजीशन कैसा होगा, ऑफ पोजीशन में दोनों वायर देखिए स्प्लिट है, ये सिंबल है। फिर बैटरी वायर, सेल भी हम बनाते हैं, सेल और बैटरी, आपको अपना स्कूल टाइम याद आ जाएगा। आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को इन्होंने कंप्लीट किया है और कैसे बल्ब जला दिया है ना। कितना अच्छा लगता है ना ये सब। जब 7th स्टैंडर्ड में थे तो यही चीजें टफ लगती थी, और अब कितना आसान लगता होगा। हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक केटल, अपना इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी वायर से हमने करंट पास कराया है तो वायर गेट्स हॉट, तो ये किसका इफेक्ट है? उस करंट का इफेक्ट। इसी प्रोसेस से क्या चलता है? हमारा इलेक्ट्रिक केटल जो घर में होता है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर जो सर्दियों में काम करता है, इसको ऐसा लिखा गया है कि द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे ये हीटर हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब ये पर जैसा पर्पस होगा हमारा, उस हिसाब के एलिमेंट को इस वायर में यूज किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, जैसा बड़ा पर्पस होगा, जितनी हीटिंग चाहिए होगी, उस बेसिस पे एलिमेंट को यूज किया जाएगा। You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to electric supply, their elements become red hot and give out heat. आपने बहुत बेसिक एग्जांपल है हीटर का, कि हीटर में जब भी हम जब हम स्विच ऑन करते हैं और उसमें करंट पास करता है, तो वो जो हीटर के बीच में जो एलिमेंट होता है वो एकदम रेड हॉट हो जाता है। The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वायर में, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? द मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होंगी, द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम क्या करते हैं? कस्टमाइज कर लेते हैं मटेरियल को, लेंथ को, वायर के, और उसकी थिकनेस को, ठीक। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. The filament of electric bulb gets heated such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may not even melt and break. अब ये क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है? ये समझा रहा है कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम वायर के मटेरियल को डिसाइड करते हैं। अब अगर हम अपनी डोमेस्टिक सर्किट को देखें, घर में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है, उसमें अगर देखें तो एक फ्यूज नाम की चीज हम लगाते हैं। अब फ्यूज में जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो ऐसा करते हैं कि हमने जितना भी करंट जो हम फ्यूज लगाते हैं वो एक थिन वायर होती है, जो अगर जो करंट, जिस अमाउंट ऑफ करंट को हमने फिक्स किया है घर में सर्कुलेट होने के लिए, पास करने के लिए, अगर उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास कर गया तो वो जो थिन वायर है फ्यूज का, दैट विल मेल्ट डाउन, सर्किट टूट जाएगी और हमारे घर के अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो दैट शोज कि हर अप्लायंस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मटेरियल ऑफ वायर यूज किया जाता है। वहीं अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल देखें, जो अब एस्थेटिक्स पर्पस के लिए यूज होता है, पहले घरों में वही बल्ब चलते थे बिफोर दिस CFL एंड LED। तो वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब था जिसमें टंगस्टन की का फ्यूज हुआ करता था, आप देखेंगे वो जलता था, राइट, और तो उसका मटेरियल अलग हुआ करता था। तो दिस वाज द एग्जांपल कि फिर ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको बता रहा है कि इट ऑल्सो गिव्स हीट। इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट के लिए भी यूज होता था और थोड़ा बहुत हीट में मिलता था, लेकिन इट वाज द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो हमने इसको रिप्लेस किया CFL से और फिर LED से।
अगेन हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फिर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहा है 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को, जैसा समझाया जाता है कि तुम एक नाइक्रोम की वायर लो, फिर उसको स्टील वुल जो घर में हम बर्तन मांजने के काम आता है उससे कनेक्ट करो, फिर उसको देखो उससे करंट पास होता है कि नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के बारे में मैं आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. These wires are used for making electric fuses. In all buildings, fuses are inserted in all electrical circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. वही बात है जो हमने समझ लिया है, लेकिन उन्होंने कैसे समझाया है वो पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने पढ़ लिया कि फ्यूज का काम क्या है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो ऐसे मटेरियल का बना होता है कि वो उस करंट को टॉलरेट कर नहीं पाएगा, इट विल इजिली मेल्ट, हमारी जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगी, तो करंट हमें मैक्सिमम हमें लॉस से बचा लेगा, जो लॉस होने वाला होगा अप्लायंसेस का उससे सेव कर लेगा। ठीक है, अब एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखेंगे। हमने पहले क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, नाउ विल सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक कॉम्पस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक साइंटिस्ट को भी हमें एक साइंटिस्ट का भी नाम पता होना चाहिए, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ठीक है, इन्होंने ही ये मैग्नेटिक कॉम्पस को ढूंढा था। अब ये आपको एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे आगे। हम ये देखेंगे कि कॉम्पस निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन नियर बाय वायर। अब एक कॉम्पस निडल रखा गया है, उसके चारों तरफ वायर घुमा दिया गया है, उसको स्विच ऑन करो, करंट पास कराओ, तो जो मैग्नेटिक निडल, वो जो निडल है मैग्नेटिक कॉम्पस का, वो मूव करना शुरू कर देगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन दैट कॉम्पस। कॉम्पस पे करंट का इफेक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed. तो इनका नाम जानना जरूरी है कि इन्होंने ही ये पहली बार ऑब्जर्व किया कि जितनी बार करंट पास हो रहा है उतनी बार मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन दैट। So when the electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। In fact, an electric current can be used to make magnets. इसको भी हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, 12th में तो बहुत डिटेल में, लेकिन वहां तक हम नहीं जाएंगे। मैग्नेटिज्म के बेसिक प्रॉपर्टीज तक हम जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बना रहे हैं, इन्होंने एक आयन नेल ले लिया है, उस पर बहुत सारे वायर्स को उस नेल के ऊपर घुमा दिया है, ठीक है, वाइंड कर दिया है उसके ऊपर, और फिर एक सर्किट से उसको जोड़ दिया है, उसको स्विच ऑन करेंगे एंड दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो क्या कह रहा है कि प्लेस सम पिंस ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल, नाउ स्विच ऑन द करंट। अब क्या होगा, डू द पिंस क्लिंग टिप ऑफ द नेल, स्विच ऑफ द करंट, आर द पिंस क्लिंगिंग स्टिल। ये कह रहा है कि आपने एक ऐसा सर्किट बना लिया है, एक आयन ऑब्जेक्ट ले लिया है, उस पर कुछ वायर को वाइंड कर दिया है और एक सर्किट से जोड़ दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, उसके पास एक कुछ पिंस रख दिया है, पिंस जो आप पेपर वगैरह में यूज करते हैं, और आप ये देखिए कि जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो आके उससे अट्रैक्ट होके उससे चिपकता है कि नहीं। ठीक है, the coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. वही बात हो गई कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तब तक it will behave like a magnet and it will attract the pins. The moment आपने सर्किट क्लोज कर दी, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया है, करंट को रोक दिया है, तो उसकी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी और पिंस अलग हो जाएंगे।
such coils are called electromagnets. तो इन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सिखा दिया है, ठीक है। अब यूज देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। बहुत सारा यूज होता है, जैसे जो डोर बेल लगा होता है, इलेक्ट्रिक बेल होता है घरों में, वो भी उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। इवन जो इलेक्ट्रिक क्रेन्स होते हैं जो सामान को लिफ्ट करने के काम आते हैं, उस वो भी क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज होता है। आपको इलेक्ट्रिक बेल का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है, कि द कॉइल एक्ट्स एज एन उसमें होता क्या क्या है एक बार देख लो, कि इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर वुंड ऑन अ आयरन पीस। एक बार इलेक्ट्रिक बेल का क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊं एमसीक्यू में मैंने देखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि उसमें होता क्या क्या है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन आयरन पीस। ये हमने देख लिया, एक लोहे का टुकड़ा होगा, उस पे कुछ तारें ऐसे लपेटी होंगी। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो जो कॉइल है उस लोहे के ऊपर, वो क्या कैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड। अब एक आयरन स्ट्रिप होगा जिसके एक एंड पे हैमर लगा होगा छोटा, इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज रखा जाएगा। देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अब आयरन स्ट्रिप के पास एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होगा। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज। अब जब वो आयरन स्ट्रिप, अब वो जो आयरन स्ट्रिप है वो स्क्रू के कांटेक्ट में आएगा तो सर्किट पूरा हो गया, अब करंट फ्लो करेगा। द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हिच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन दिस प्रोसेस हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो इस तरह से क्या बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेट जब आयरन स्ट्रिप को पुल बैक करेगा तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा, जिससे करंट पास होना बंद हो जाएगा, तो कंटिन्यूअसली वो बजता ही नहीं रहेगा। The coil is no longer electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. The hammer strikes the gong every time the circuit is complete. This is how the bell rings. सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का खेल है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक आयरन स्ट्रिप है, एक स्क्रू है, एक हैमर लगा हुआ है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो हैमर क्या करता है, बेल के गॉन्ग को हिट करता है, बेल बज जाती है। जब वही वापस उठता है तो वो सर्किट ब्रेक हो जाती है, करंट फ्लो नहीं करता है, तो फिर वो बेल नहीं बजेगी। कीवर्ड्स हमने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। एक बार इसको हम नोट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। दो मेन पॉइंट हमने देखा, एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा देखा हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने बनाया भी, सर्किट भी कंप्लीट किया, एंड देन वी सॉ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर 14। क्या नाम था जिसका, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सब देख लिया है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम फिर से समझेंगे। हमें तो आगे इसको एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ना है, टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ट्वेल्थ में पढ़ना है। ट्वेल्थ तक तो हम खैर जाएंगे नहीं, साइंस में बहुत सेलेक्टेड जाएंगे, लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड तक में हमें फिर से मैग्नेटिज्म पढ़ना है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको इस लेवल पे इन्हीं चीजों को समझना है, ठीक है। सो लेट्स मूव to our next chapter, that is light। So our 15th chapter is light। अब light तो कमाल का चैप्टर है, ठीक है। फ्रॉम द बेसिक्स टू द ब्रिलियंस, हमारे सीरीज का भी नाम यही है कि लाइट शुरू हो जाता है बहुत बेसिक लेवल से, और इसका जो एडवांस सेक्शन है वहां से भी उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो बेसिक पार्ट है वहां से भी उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कहीं भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कमी नहीं होती है। लाइट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट,
शुरू करते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और पिन होल कैमरा के बारे में बताएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताएगा, हमें टाइप्स ऑफ मिरर को बताएगा कि मिरर के कितने टाइप्स हैं। अभी इतना ही हम समझेंगे। ठीक है, लेटरल इन्वर्शन को हम समझेंगे, लेटरल इन्वर्शन किसे कहते हैं। आसान आसान चीजें हैं लेकिन समझना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो 15.1 है वो कहता है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में किए होंगे, मैंने भी किए हैं, कि लाइट कैसे चलता है स्ट्रेट लाइन में, उसी को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, अब बूझो ने क्या समझा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये क्या पता है कि लाइट चलता है स्ट्रेट लाइन में, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, दूसरी बात हमने क्या सीखी? 600 में भी लाइट था कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मिरर क्या कॉज करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने हमें रिफ्लेक्शन से भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है, तो अब हमें लाइट की एक प्रॉपर्टी पता चल गई है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट विल फॉल तो इट बाउंसेस बैक, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले एक हम नोट इसका भी तैयार कर लेते हैं। ओके ओके ओके, आओ चैप्टर 15 लिखते हैं। चैप्टर 15, ठीक है, क्या है? लाइट। लाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट is a form of energy which makes objects visible to us। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में तो ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, विजिबल टू अस। लाइट की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या? दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिख लेते हैं। अगर हमें ये मेंशन नहीं कर रहा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो ना करें, हम आगे सीख लेंगे। हम लिखेंगे वही जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, तो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दूसरी चीज क्या हमने देखा? रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, it bounces back. This bounce back is the reflection, that is reflection। ठीक है, एनी डाउट? हमने जो जो 3 पेज में देखा उसको लिख लिया। ओके, लेट्स अब आगे हम टेक्स्ट बुक को देखते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है वो देखेंगे। तो यही हमें रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा है, जैसे मिरर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, पानी में रिफ्लेक्शन होता है, और जो मिरर में जो हम सामने खड़े हैं वी आर द ऑब्जेक्ट, हमारी जो रिफ्लेक्ट होके जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो क्या होगा? इमेज। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन ये हमें समझा रहा है। आफ्टर दैट, अब जब हमें ये मिरर से रिफ्लेक्ट, मिरर से इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो मिरर का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लेटरल इन्वर्शन। प्लेन मिरर का, मिरर भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे अ, अगर हम मिरर को देखें तो मिरर हो गया एक हमारा प्लेन मिरर, जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये इमेज, ये जो प्लेन मिरर है
इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा जो ड्रेसिंग मिरर है, जहाँ हम खड़े होके सजते संवरते हैं, दैट ड्रेसिंग मिरर। और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट इज राइट एंड राइट इज लेफ्ट। जब लेफ्ट हमें राइट में दिखे और राइट हमें लेफ्ट में दिखे, उसे क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब पलट जाना। तो ये हो गया प्लेन मिरर। और एक हम आगे भी पढ़ेंगे, दैट इज स्फेरिकल मिरर, है ना? अभी देखते हैं बुक में हमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। एक तो प्लेन पढ़ा, एक स्फेरिकल पढ़ा। अब आओ देखते हैं यहाँ। राइट और लेफ्ट हमें ये समझा रहा है कि अगर आपने एम्बुलेंस लिखा है और किसी मिरर में उसको देखेंगे, प्लेन मिरर में, तो वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। क्वेश्चन भी आता है ना मिरर इमेज का। आपको एक वर्ड दे दिया, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये क्वेश्चन भी तो बनता है। वही तो लेटरल इन्वर्जन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? आप प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बता रहा है कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या होगा? एक कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्लेन मिरर में ऐसा कोई कर्वेचर नहीं होगा। स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है। इमेज कैसा बनेगा उसमें? रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। ठीक है, आपको कन्वेक्स और कनकेव सरफेस से इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर होगा उसमें दो तरह के दो तरह का शेप बनेगा। एक बनेगा कन्वेक्स, एक बनेगा कनकेव। ठीक है, दिस इज कन्वेक्स सरफेस एंड दिस इज कनकेव मिरर, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन। हमें दो चीजों के बारे में और बता रहा है कि स्फेरिकल मिरर भी अगेन दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर एंड कनकेव कन्वेक्स मिरर। अब आओ देखिए आगे ये हमें क्या बता रहा है। द इनर सरफेस, हमने एक चम्मच को ऐसा किया है, द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कनकेव मिरर व्हाइल इट्स आउटर सरफेस इज अ कन्वेक्स मिरर। अगर एक चम्मच को हम देखेंगे तो चम्मच का जो इनर सरफेस है वो कैसा है? कनकेव। और जो बाहरी परत है, बाहरी वाली जो पीछे का लेयर है, वो क्या है? कन्वेक्स। ठीक है, ये आपको शेप बता रहा है। अब कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन, ऐसा ये लिख रहा है। ये अभी हमें जानने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लिव इट। करता क्या है? An image on a screen is called the bright spot. In fact, the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called a real image. तो ये जो कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? रियल इमेज। ठीक है। और प्लेन मिरर क्या बनाता है? जो प्लेन मिरर हम ड्रेसिंग एरिया में यूज करते हैं, ड्रेसिंग मिरर हमारा वो क्या है? वो क्या बना रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बूझो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन शाइनी सरफेस। अब बूझो ये सब बातें कर रहा है, अब बूझो को बूझने दीजिए। हमें क्या देखना है अब? लेंसेज के बारे में। कि हमने देख लिया मिरर, अब मिरर के बाद हम क्या देखेंगे? लेंस। ठीक, लेंस कैसा होगा? लेंस कुछ ऐसा होगा, लेंस कुछ ऐसा होगा, लेंस। ठीक है, अब यहाँ भी कनकेव लेंस होगा, यहाँ भी कन्वेक्स लेंस होगा, जी ठीक उसी तरह जिस तरह मिरर में हुआ था। उससे पहले मुझे 30 सेकेंड्स का ब्रेक चाहिए टू क्लियर माई थ्रोट।
तो लेंस, हमने जैसे मिरर को देखा, ठीक उसी तरह लेंस भी होता है। ये लेंस क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ ग्लास जो क्या करता है? लाइट को रिफ्रेक्ट करता है। ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। पीस ऑफ ग्लास विच रिफ्रेक्ट्स लाइट। ठीक है, एक हो गया अपना कन्वेक्स और दूसरा क्या हो गया? कनकेव। अगर कन्वेक्स को देखें तो इट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और जैसे जिनको मायोपिया होता है तो कनकेव लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया वगैरह। ठीक है, ये लेंस का टाइप हो गया और लेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। सिमिलरली अगर हमसे पूछा कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो हमने लेंस देख लिया कि कन्वेक्स और कनकेव। तो हमने जो नोट्स बनाए हैं अभी तक वो बनाया है चैप्टर, हमने मिरर देख लिया था, मिरर में देख लिया हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल प्लेन मिरर का तो हमने एग्जांपल भी देख लिया था जो हमारा ड्रेसिंग मिरर है। और फिर स्फेरिकल मिरर क्या हो गया हमारा? अच्छा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल क्या होगा? ये जो व्हीकल में रियर व्यू के लिए यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर। और कनकेव मिरर क्या होगा? दैट इज आवर शेविंग मिरर। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में, इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे कि कैसा होता है शेविंग मिरर, कनकेव मिरर का क्या काम होता है, कन्वेक्स का और भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं, दैट इज अपने टेक्स्ट बुक में आते हैं कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस जैसा दिखता है वो हमने देख लिया है। ठीक है, और ये भी आपको वही शो कर रहा है। आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन समझा रहा है। अभी हमारा इमेज फॉर्मेशन समझने से कोई फायदा नहीं है, आगे हम देख लेंगे कि हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, फिर फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ये हम आगे एडवांस सेक्शन में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है इसलिए अभी हमारे किसी यूज का नहीं। कैलेडोस्कोप आपको समझा रहा है, दैट इज नो ऑफ नो यूज। ठीक है, प्रिज्म हम समझेंगे, दैट इज प्रिज्म। आओ, तो हमने क्या क्या अभी इसमें समझा है वो देख लेते हैं। कनकेव लेंस देखा हमने, कन्वेक्स लेंस देखा हमने। ठीक है, कनकेव मिरर देखा, कन्वेक्स मिरर देखा जो किसका टाइप थे? स्फेरिकल मिरर के टाइप थे। ठीक है, उसके बाद देखा हमने इरेक्ट इमेज, रियल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर और वर्चुअल इमेज। रियल इमेजेस दो तरह की बनती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप पैनिक मत करिएगा, अभी आप टर्म्स देखिए, आगे हम देख लेंगे इन सबको डिटेल में। ठीक है, एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म्ड, ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस, ये हमने नोटिस कर लिया था। मिरर कैसे बनता है? किसी ग्लास के एक सरफेस को, पीछे के सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दें तो वो मिरर बन जाएगा, दैट इज एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर। दूसरा, एन इमेज which can be obtained on a screen is called a real image। किसी स्क्रीन पे अगर आप किसी इमेज को कलेक्ट कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा? रियल इमेज। इमेज which cannot be obtained on a screen is called a virtual image। image formed by a plane mirror is erect, इट इज वर्चुअल एंड इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जब अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम जिस साइज के हैं उसी साइज के दिखते हैं। दैट मीन्स जो प्लेन मिरर है वो किस तरह की इमेज बना रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। ठीक है, इस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। इफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, the left side of the object is seen on the right side and the right side of the object is seen on the left side, that is lateral inversion। ठीक है, a concave mirror can form a real and inverted image।
When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified. ठीक, कनकेव मिरर का आपको ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर बहुत क्लोज रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. कन्वेक्स मिरर कैसा ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्मॉलर इन साइज, इसलिए हम उसको कहाँ लगाते हैं, रियर व्यू में. किसी भी गाड़ी में पीछे से कितनी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जो साइड व्यू होता है, साइड मिरर, उसमें क्या लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर, ताकि वो एक लंबे डिस्टेंस तक चीजों को दिखा सके. ए कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. अब लेंस की बात आ गई है मिरर से. The image formed is virtual, erect and magnified. When used to see magnified, and the convex lens is called a magnifying glass, and concave lens always forms erect, virtual and smaller image than the object. अब उसके बाद आता है प्रिज्म. जब हम प्रिज्म को देखेंगे तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वाटर, अ प्रेशियस रिसोर्स. पानी क्या है, जल ही जीवन है. ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हो गया ना, जल ही जीवन है. इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर. जल है तो कल है. कितने तरह की फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स आ गई. तो हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं. ये हम जानते होंगे क्या कि 97% वाटर क्या है, सॉल्टी वाटर. हमारे पास कितना है, 3%. इसको नोट पे लिखते हैं, आ जाओ, लेट्स डू ऑन इट. नोट्स पे आ जाओ. 16th चैप्टर है हमारा वाटर. चैप्टर 16 हमारा क्या है, वाटर. ठीक है, अब इस वाटर में हमें क्या जानना है कि जो 97% ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्टी वाटर. 3% वाटर ही हमारा फ्रेश वाटर. ठीक है, 97% वाटर इज सॉल्टी वाटर. हमारे यूज करने लायक कितना है, मात्र 3%. 3% इज फ्रेश वाटर. अब एक और चीज जानने वाली बात है, इस बेस पे क्वेश्चंस भी आए हैं और सीएससी के क्वेश्चन आए हैं कि अब इस 3% फ्रेश वाटर में ग्राउंड वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन है. तो हम ये जान लेंगे कि इस 3% फ्रेश वाटर में जो 70%, अराउंड 70% कंट्रीब्यूशन किसका है, ग्लेशियर्स का, आइस कैप्स का. ठीक है, ग्लेशियर्स, स्नो, आइस कैप्स. ओके, स्नो, आइस कैप्स. और जो 30% अराउंड, इसको 69 कर देते हैं. ठीक है, 68. और ये जो अराउंड 28 to 30% है वो क्या है, ग्राउंड वाटर. मतलब कि फ्रेश वाटर जो 3% है उसमें भी मात्र 30% के ही आसपास ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन है. बाकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ग्लेशियर्स का, स्नो का, आइस कैप्स का, इन सब का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. अब देखते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक क्या बताता है. ठीक है, तो आपको सीधा बताया कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे. नेक्स्ट चलते हैं. सी, अब आपको बता रहा है कि वाई डज अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. You should know how much water is available. You are aware that about 70%, 71% of the Earth's surface is covered with water. तो एक और चीज को हम ऐड कर सकते हैं क्या, कि हमने जो ये डेटा लिखा कि 97% सॉल्टी है, 3% फ्रेश वाटर है, इसमें ये भी लिखेंगे कि जो अर्थ का 71% इज वाटर. ठीक है, अब इस 71% का ये डिवीजन है. ओके, so you are aware that about 70%, 71% of the earth's surface is covered with water. Almost all the water on the earth is contained in the oceans, rivers, ponds, lakes. इन सब में क्या है, water.
However, most of this water is not fit for human consumption, कि चारों तरफ पानी है फिर भी जो इंसान है वो प्यासा है. The water that is fit for use is fresh water. अब आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कह रहा है विच इज ऑफ नो यूज राइट नाउ, हमारे लिए कोई यूज का नहीं है. आगे चलते हैं. ये फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या क्या होगा. अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या क्या होगा. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. गैसियस वाटर फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होगा. इन द एयर अराउंड अस. वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है. द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant. सॉलिड भी रहता है जो स्नो और आइस के फॉर्म में रहता है, सॉलिड भी रहता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है. सॉलिड इन द आइस, लिक्विड इन द वाटर एंड गैस इन द वाटर वेपर फॉर्म अराउंड अस. ठीक है. और ये तीनों मिलके क्या करते हैं, वाटर साइकिल को बैलेंस करते हैं. ठीक. चलो नेक्स्ट चलते हैं. वाटर साइकिल का आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि जो पानी है ओशन में या रिवर में, कोई एक वाटर बॉडी ले ले, उस पर सनलाइट आएगी, सनलाइट आने से क्या होगा, वो हीट अप होगा, हीट होने से वेपर बनेगा, वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फ्रीज होगा, बादल बनेंगे, बादल फिर से वापस बारिश करेंगे, बारिश का पानी वापस कहाँ आ जाएगा, किसी भी वाटर बॉडी में, सारे वाटर बॉडी में. ठीक है. तो दिस इज हाउ द वाटर साइकिल इज मेंटेन्ड. अगला कह रहा है कि ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. हमने देखा कि ग्राउंड वाटर की क्या परसेंटेज है और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है ग्राउंड वाटर. ठीक है. अब हमसे ये वाटर टेबल समझा रहा है कि द अपर लिमिट, सुनो, if we dig deeper and deeper we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called the water table. यही वाटर टेबल है जो गर्मियों में नीचे चला जाता है, हमें पानी की इतनी दिक्कत होती है ना. दिस इज वाटर टेबल. The water table varies from place to place and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than 1 meter. जहाँ पानी बढ़िया है, पानी का वाटर टेबल बढ़िया है, वहां 1 मीटर नीचे भी मिल सकता है, और जहाँ नहीं है वहां सेवरल मीटर्स, आप 100 मीटर भी नीचे जा रहे हैं तो पानी नहीं मिल रहा है. ठीक है. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. अब वाटर टेबल के नीचे जो पानी मिलता है उस पानी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर. बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको मार्क करते हैं. द वाटर found below the water table is called groundwater. So what is the source of groundwater? ये भी जानना जरूरी है. The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of the seeping of water into the ground is called infiltration. The groundwater thus gets recharged by this process. अब इनका क्या कहना है कि ग्राउंड वाटर में पानी कैसे जाता है. तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिवर्स एंड पॉन्ड से पानी सिप होके जो नीचे जाता है मिट्टी से इनफिल्ट्रेट होके वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है. तो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर कैसे होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. इस वर्ड को याद रखेंगे. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. दिस इज नोन एज एक्विफर्स. एक्विफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आपको ये टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया है, हम आगे भी जब एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो एक्विफर्स आएंगे. ठीक है. इसको देखते हैं ये क्या है. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. दिस इज नोन एज एक्विफर. वाटर इन द एक्विफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स. कह रहा है कि कुछ जगह ऐसी है जहां ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक. दो हार्ड रॉक के बीच में कुछ ग्राउंड वाटर स्टोर हो गया और उसको क्या बोलेंगे, एक्विफर बोलेंगे. तो 2 पॉइंट हम नोट कर लेते हैं. पहली चीज तो ये कि ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल. आओ लिखें, लिखना पड़ेगा. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल is called ग्राउंड वाटर. ठीक है.
दूसरी चीज हमने क्या देखी, द ग्राउंड वाटर विच इज ट्रैप्ड बिटवीन टू हार्ड रॉक्स इज कॉल्ड एक्विफर्स। द ग्राउंड वाटर विच इज ट्रैप्ड between two hard rocks, between hard rocks, why two hard rocks? Hard rocks is called aquifers। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों एक्विफर किसे कहते हैं? कितने, ये अच्छी बात होती है कि जितना बेसिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं ना 7th स्टैंडर्ड में, तो उनको समझाने के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो आपके लिए, आपके और हमारे समझने के लिए भी आसान हो जाता है कि जब हम एडवांस सेक्शन के बुक, एडवांस लेवल के बुक्स पहले ही उठा लेंगे तो ये छोटी छोटी चीजों को इतने सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक तो पढ़ना जरूरी है ही, और 11th और 12th तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता है। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 to 10th बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी रेड, क्या पढ़ा हमने? अच्छा, ये रह गया, द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज इनफिल्ट्रेशन, ये भी लिखेंगे, क्यों छोड़ना है? द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर is called infiltration। infiltration, ठीक है, the process of sipping of water into the ground, sorry, process of sipping of water into the ground is called infiltration। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या क्या पढ़ लिया, इनफिल्ट्रेशन पढ़ लिया हमने, ग्राउंड वाटर पढ़ लिया, कैसे रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर ये पढ़ लिया हमने, एक्विफर्स पढ़ लिया, वाटर इन द एक्विफर्स कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। ठीक है, पानी नहीं निकाल रहे हैं, ये जान लिया बस कि एक्विफर्स क्या होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कैसे हो जाता है, कि वाटर ड्रॉन फ्रॉम under the ground gets replenished by the seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much as water is replenished by the natural processes. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा लालच बढ़ता जा रहा है, तो हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि रेन वाटर उसको रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा है ग्राउंड वाटर को, तब जाके क्या होता है, वाटर टेबल नीचे चला जाता है। ठीक है, रीजंस क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी जाता है, स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर, पानी बारिश का कम बारिश का भी होना एक फैक्टर है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो हम जानते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, हर घर में नल लगा है, जहाँ एक बाल्टी पानी से नहाना है वहां पूरे टब में बैठ के नहाते हैं। तो इतना पानी आ कहाँ से रहा है, यही पानी है जिसको हम ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर कंजम्पशन। ठीक, अब देखते हैं कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं। अब द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। इंडस्ट्रीज में भी जो पानी लग रहा है वो कहाँ से खींच रहे हैं, खींच तो नहीं ग्राउंड वाटर से ही ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बारिश तो हो नहीं रही है कि रिप्लेनिश हो जाएगा, तो वाटर टेबल का नीचे जाना कंफर्म ही है, इट इज वेरी ऑब्वियस। Distribution of water, agricultural activities. A majority of farmers in India depend upon rain for irrigating their crops. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. बहुत अभी भी बहुत कम जगह कैनाल्स यूज होते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, फार्मर्स ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं एग्रीकल्चर में भी। इवन दीज सिस्टम्स में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल।
Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाई डे. अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो क्रॉप का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ता जा रहा है. उस वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और ज़्यादा पानी लगा रहे हैं. तो ये तीन तरीके, ये और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाटर टेबल रिड्यूस हो रहा है, घटता जा रहा है. क्यों? एक तो हमने देखा कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा हमने देखा इंडस्ट्रियल यूज, और तीसरा क्या देखा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. तो इसको लिख लेते हैं, अच्छा पॉइंट है. अच्छे पॉइंट को क्यों नहीं लिखेंगे? विल राइट इट डाउन. क्या लिखना है? लिखना है ये, देखो, कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल रीजंस क्या क्या है? रीजंस हैं, फर्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल यूज, तीसरा रीजन जो हमें हमारा टेक्स्ट बुक बता रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ठीक है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल. ओके, गॉट इट, गॉट द पॉइंट्स. आप भी नोट कर रहे हैं साथ साथ में. सारे चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं और इसके बाद दोबारा हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में की बुक को नहीं छुएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बहुत वैल्यू एडिशन करना है हमें. ठीक है, तो 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को आज हम फिनिश करने वाले हैं, साइंस की. ओके, तो लेट्स कम. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमने देख लिया, अब एक देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में यही है कि जहाँ एक्सेसिव रेन होता है वहाँ फ्लड आ जाता है, जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ ड्रॉट आ जाएगा. कहीं पानी का लेवल बहुत अच्छा है, कहीं पानी का लेवल बहुत खराब है. लाइक आपने राजस्थान के बहुत सारे गाँवों के बारे में सुना होगा, महाराष्ट्र के बहुत सारे गाँव के बारे में सुना होगा जहाँ पानी का लेवल नहीं है. वाटर मैनेजमेंट क्या है? हाउ वुड वी मैनेज वाटर? उसमें आ गया आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग. दिस इज हाउ वी कुड मैनेज वाटर, कि अगर बारिश हो रही है तो भाई कहीं पे उसको स्टोर कर लो, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अदर वॉशिंग पर्पस और दूसरे किसी काम के लिए, कैटल के यूज़ के लिए पानी को स्टोर करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए. ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए. ठीक है, और सॉरी, water, age old practice of water storage, water recharge like the बावरीज. बावरी was the traditional way of collecting water. ये ध्यान रखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे बावरी को. ये टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं. ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ हमें सिर्फ बावरी से इंट्रोड्यूस कराया है तो बावरी जान लेंगे. दूसरा क्या है? फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली. ड्रिप इरिगेशन देखा होगा. ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटर प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स व्हिच डिलीवर वाटर. आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी देख लेना अगर नहीं देखा है रियल में, तो ऐसे पाइप लगा लेते हैं, ट्यूब्स कनेक्ट कर लेते हैं और जहां पानी देना है वहीं देते हैं. सिमिलरली एक स्प्रिंकलर भी होता है, स्प्रिंकलर, इससे भी वाटर मैनेजमेंट होता है. अब आपको एक केस स्टडी दे दिया है, भोजपुर इन कच्छ एरिया, जिसके पास इरेटिक रेनफॉल है. ओनली फ्रेश वाटर लाइज अंडर ग्राउंड वाटर बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डू नॉट हैव इनफ वाटर थ्रू आउट द एरिया. तो इतनी दिक्कत हो रही है पानी की. ओके, आगे चलते हैं. अब वही बात है, आप, दिस इज हाउ यू कैन मैनेज वाटर. वाटर मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमने लिख लिया, बाकी आप कीवर्ड्स देख लीजिए. एक्विफर, डेप्लीशन, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन, रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर टेबल. अब ये सब, अब आप इतने मच्योर हैं, यू आर मच्योर इनफ टू, कि आप टैप कहीं अगर लीक कर रहा है तो उसको ठीक करवाइए. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली, केयरफुली अपने वॉशरूम के, अपने किचन के टैप को बंद कीजिए. तो ये सब छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो हमें वाटर को मैनेज करने में, वाटर को बचाने में हमारे काम आ सकते हैं. ठीक है, दिस वाज वाटर मैनेजमेंट. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज
Forests are lifetime. 30-second break. Okay. Okay, let's resume our classes. That is forest. फॉरेस्ट आर लाइफ टाइम. सबसे बड़ी चीज तो है कि फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल क्या है. फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है. कैसे? क्या क्या हमें प्रोड्यूस, क्या क्या हमें ये प्रोवाइड करता है? फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन, सब तो हम फॉरेस्ट से ही ले रहे हैं, राइट? और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, फूड चेन है, फूड वेब है, ये सब कौन बैलेंस कर रहा है? सब फॉरेस्ट के थ्रू बैलेंस हो रहा है. ठीक है. फॉरेस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो कंपोनेंट में, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक में आ गए हम जानवर, पेड़ पौधे. ठीक है. एबायोटिक, सनलाइट, लैंड, ये सब क्या हो गया? एबायोटिक, जिसमें लाइफ नहीं है. ठीक है. एक नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं जैसे हम प्रिपेयर करते आ रहे हैं. आ जाओ. तो हमारा ये कौन सा चैप्टर था? 16th चैप्टर, राइट? तो 16th, नो, दिस इज 17th चैप्टर है हमारा, फॉरेस्ट. चैप्टर 17, दैट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का सबसे बड़ा काम क्या है? जो मैंने आपको कहा, इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉरेस्ट क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है. इट प्रिवेंट्स नेचुरल डिसास्टर्स ऑल्सो. चलो. मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस. मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? इट प्रोवाइड्स सो मेनी थिंग्स, जैसे शेल्टर, फूड, ऑक्सीजन, प्रोटेक्शन. ये सब क्या प्रोवाइड करता है हमें? फॉरेस्ट. और भी फंक्शंस है फॉरेस्ट के, जैसे ये इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजास्टर्स. हाँ, नेचुरल डिजास्टर से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है. तो ये फॉरेस्ट का, ये कुछ फंक्शंस हैं. वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं. ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेगा, शेल्टर, फूड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें नेचुरल डिजास्टर्स से. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है. ठीक है. अगर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, ये एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. दो हो गए. कौन कौन से? एक तो बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा बायोटिक एंड एबायोटिक. अब बायोटिक में क्या होगा? लाइफ. और एबायोटिक में क्या होगा? सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, पीएच, ये सब क्या है? एबायोटिक. ठीक है. अब चलते हैं हम टेक्स्ट बुक की तरफ, कि टेक्स्ट बुक हमें क्या समझाता है. आ जाओ. तो बूझो और पहेली देख रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट हमें हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. ये बूझो और पहेली समझ रहे हैं.
अब आपको ये दिखाता है कि द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। तिबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, साल है, टीक है, सिमल है, शीशम है, नीम है, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू और कचनार। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs, grasses in the forest. The trees are also covered with different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of trees, making it quite dark, the forest. अब इससे हमें जानना होगा कि एक होता है कैनपी, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लेयर क्या होता है, कैनोपी। कैनोपी क्या होता है, जो बड़े पेड़ होते हैं, टॉल ट्रीज, वो क्या बना देते हैं, कैनोपी। ठीक है। और फिर ये हमें फॉरेस्ट के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है। हमारे लिए तो इकोनॉमी ही हो गया वो, कि हनी प्रोवाइड कर रहा है, वैक्स प्रोवाइड कर रहा है, वुडन स्टैच्यू आ रहा है, कैच्यूज आ रहा है, गम आ रहा है, ये सब क्या है, हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है। अब कैनपी के बारे में बताया कि व्हाट इज अ कैनपी। The branches of the tall trees look like a roof over the other plant in the forest. He told them this is a canopy. तो एक बच्चों को जैसे एग्जाम्पल समझाया जाता है, उनने एग्जाम्पल में समझा दिया कि क्राउन शेप्स कैसे कैसे होते हैं। देखो इस तरह के अलग अलग शेप होते हैं पेड़ों के। ठीक है। या द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन। जो स्टेम के ऊपर जो ब्रांची पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। अलग अलग शेप होते हैं क्राउन के। ये सब बस समझाने की चीजें हैं जो समझाया जा रहा है। अब आओ देखो, ये डिफरेंट लेयर बता रहा है कि दिस इज कैनपी, जो सबसे ऊपर है दैट इज कैनपी। और ये, सॉरी, और ये जो उसके नीचे वाला है वो अंडर स्टोर है। नाम से ही क्लियर हो रहा है दिस इज अंडर स्टोर है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बता रहा है कि कितने सारे एनिमल्स रहते हैं। अब एक और काम है फॉरेस्ट का सबसे बड़ा, कि उतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, जंगल ही है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, सॉइल वाटर डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स। अब डिकम्पोजर्स एक हमारे पास नया टर्म आ गया है, तो डिकम्पोजर्स को भी हम देख लेंगे। ठीक है, कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। अच्छा पहले ये देखो, तो व्हाट आर डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में, उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स। ठीक है। और ह्यूमस क्या होता है, कि जो microorganisms that feed upon the dead plant and animal tissues convert them into dark colored substance called humus। तो डिकम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, उसको खा खा के ह्यूमस में। और इसको कहते हैं डिकम्पोज करना। उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स। ठीक है, विच आर कन्वर्टिंग द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस, दैट दोज आर डिकम्पोजर्स। ठीक है। अब जो हमें देखना है वो दो चीज, वो ये, अब हम नोट डाउन ही कर लेंगे जो, राइट। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिकम्पोजर्स help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is dynamic living entity full of life and vitality। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को हमने देख लिया। अब एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स हमने देख लिया, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, हमने ये भी देख लिया। अब हमें एक चीज समझना पड़ेगा, फूड चेन ये कहाँ चल रहा है, फॉरेस्ट के अंदर। फूड चेन क्या है, एक होगा प्रोड्यूसर, उसके बाद होगा उसको कंज्यूम कर रहा होगा कंज्यूमर, कंज्यूमर वन, कंज्यूमर टू। इसी को हम, अब कंज्यूमर जो पहला है तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल देंगे, और इस प्राइमरी कंज्यूमर करने वाले कंज्यूमर को, खाने वाले को क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर।
सिमिलरली जो इसको खाएगा उसको क्या बोल देंगे, टर्शियरी कंज्यूमर। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर सिंपल एग्जाम्पल देखें तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, खाना बना रही है। ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट। और रैबिट को कौन खा जाएगा, टाइगर या लायन या कोई भी कार्निवोर। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अब मान लो कोई प्लांट है जो प्रोड्यूसर है और ये सड़ गया है या मर गया है, इट इज डेड। तो इट इज पॉसिबल कि इसको, ये फूड साइकिल में ना जाके इसको डिकम्पोजर्स क्या कर दे, डिकम्पोज करके क्या बना दे, ह्यूमस। और ये डिकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच कन्वर्ट dead plants and animals into humus, animals into humus। ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट यही पढ़ना है। और क्योंकि यही ह्यूमस अब क्या करेगा, इट विल हेल्प provides nutrition, provides nutrition to the growing plants, growing plants। इसलिए फॉरेस्ट को क्या बोला, डायनेमिक, लिविंग डायनेमिक एंटिटी। ठीक है, लिविंग ही तो है, ये आपस में ही सब कुछ सर्कुलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को जिंदा रख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। ओके, तो दिस वाज द फॉरेस्ट चैप्टर। वाटर हमने पीछे पढ़ लिया है। कीवर्ड्स क्या है, कैनपी, क्राउन, डिकम्पोजर्स, डिफोरेस्टेशन, ह्यूमस, रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन, अंडर स्टोरेज। सॉइल इरोजन वगैरह हमने पीछे ही पढ़ रखा था, तो इसको वापस से यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अब चलते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर पे, जो है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये बता रहा है कि जो वेस्ट वाटर है, हमारे घर से जो गंदा पानी निकल रहा है या जो इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकल रहा है, ये मैनेज कैसे होगा। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी का यूज बढ़ता जा रहा है, तो वेस्ट वाटर भी तो बढ़ता जाएगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे। तो सीवेज और सूरज, दो टर्म हमें सीखना है। सीवरेज लिखते हैं, सूरज बोलते हैं। व्हाट इज अ सीवेज, सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स। क्या है सीवेज, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। इट आल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रन। The water that washes off roads and rooftops carries harmful substances with it. Sewage is a liquid waste. Most of its water which has dissolved and suspends impurities. These impurities are called contaminants. अब contaminants में क्या क्या होंगे, ऑर्गेनिक impurities हो सकता है, ह्यूमन फीसीज और एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या हो सकता है, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया सच एज cholera और टाइफॉइड, अदर माइक्रोब्स विच ऑल्सो कॉजेज डिसेंट्री। तो गंदा पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस को भी इंट्रोड्यूस करता है हमसे। जो टाइफॉइड है, कॉलेरा है, डिसेंट्री है, ये सब क्या करता है, गंदे पानी से ही होता है। तो ये हमें बताने का तरीका था कि वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करते हैं, आओ उसको देखते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसका, पल्यूटेड वाटर का। अब इसका बढ़िया एक प्लांट सेटअप करते हैं, उस प्लांट के अंदर उसको ट्रीट करते हैं। तो क्या क्या हमारा स्टेप होता है, पहले तो ऑब्वियसली जब पानी है तो जो प्लास्टिक्स वगैरह है हम उसको निकाल के फेंकेंगे। ठीक है, जो सॉलिड्स हैं जो इजीली हमें दिख जाते हैं, पहले उसको निकाल के फेंकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे किस क्या करेंगे,
उसके बाद जो उससे छोटे होंगे साइज में, उसका उसका सेडिमेंटेशन करेंगे। फिर वहाँ अब जो बच जाएगा उसमें एरेशन करेंगे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह को डालेंगे ताकि उसको डिकम्पोज करें। ठीक, तो हमने स्क्रीनिंग कर लिया, हमने सेडिमेंटेशन कर लिया, हमने एरेशन कर लिया, और क्लोरीन, उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्लोरीन से ट्रीट करेंगे ताकि जो हार्मफुल जर्म्स हैं वो निकल जाए। ठीक है, और जब हम उसे सेडिमेंटेशन कर रहे थे तो जो गंदगी जो जम रही थी उसको क्या बोल रहे थे, स्लज। ठीक, तो अब देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। अ, अ, ठीक है, स्लज के बारे में आपको, हाँ यहाँ और भी चीजें बता रखी है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल and biological processes which remove physical and chemical and biological matter that contaminates the wastewater. पहले क्या करेंगे, wastewater is passed through bar screens, large objects like plastics, jars, इन सब को निकालेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। ठीक है, water then goes to a grit and sand removal tank. The speed of incoming wastewater is decreased to allow sand grit pebbles to settle down. So this is sedimentation, है ना। The water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like feces settle at the bottom and are removed by a scraper. उसको क्या बोलते हैं, sludge. The skimmer removes the floatable solids like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फिर सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, फिर स्लज को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, किससे, फिर एक स्कीमर का यूज कर रहे हैं विच रिमूव्स द ग्रीस एंड ऑयल, फिर क्लैरिफाइड वाटर तक पहुंच रहे हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद क्या होगा, अब उस पॉल्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, अब उसको क्या करेंगे, एरेशन करेंगे। एरेशन क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया को उसमें डाल देंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो जो फीसीज वीसीज है उसको डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, और लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया। एंड देन कम्स द स्टेप ऑफ फिल्टरेशन, कि जो भी साफ सुथरा पानी है उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक, तो दिस वाज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब इसका एक नोटिंग कर लेते हैं, एक पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसको, कुछ 3-4 पॉइंट में हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये फॉरेस्ट का हो गया था। और अब आ जाओ हमारा चैप्टर 18, क्या था, वेस्ट वाटर स्टोरी। नाम ही क्या है इसका, वेस्ट वाटर स्टोरी। राइट, कहानी शुरू कहाँ से होती है, सीवेज से। जो हमारे घर का गंदा पानी निकला था उसको कॉन्टामिनेटेड वाटर था, वो क्या था, सीवेज। ठीक है, एंड देन ओके, तो सीवेज क्या है, इट इज सीवेज है तो कॉन्टामिनेटेड वाटर। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर इज सीवेज। कंटेन्स, क्या क्या कंटेन्स करता है, कैरीज ह्यूमन फीसीज, ह्यूमन फीसीज, और क्या कंटेन करेगा सीवेज, और बहुत तरह की गंदगी एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स, ये सब क्या होता है, सीवेज। ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं, एक और टर्म आपको जानने की जरूरत है, दैट इज सिवरेज। सूरज बोलते हैं उसको, सूरज, सिवरेज। ये क्या है, इंटरकनेक्टेड पाइप्स, पाइपलाइन है जिससे सीवेज निकलता है। ठीक है, ओके।
network of pipe, network of pipe through which जो सिवर है, जो गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर को हम कहाँ तक पहुंचाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक, थ्रू विच वेस्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड टू ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब ट्रीटमेंट के भी कितने तरीके हैं ना? अब ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होगा, 4 स्टेप प्रोसेस है। कौन कौन सा? पहला तो स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग क्या था? जो इजिली विजिबल कॉन्टामिनेंट्स थे, प्लास्टिक, ह्यूमन फीसीज, इन सबको बाहर निकाल के फेंक देना, दैट इज स्क्रीनिंग। दूसरा क्या है? सेडिमेंटेशन, है ना? उसके बाद आप क्या करिए, गंदगी को जमा दीजिए। तीसरा क्या था? एरेशन, बैक्टीरिया वगैरह को इंट्रोड्यूस करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। फोर्थ क्या है? क्लोरिनेशन, फिर उस वाटर को क्या करते हैं हम, ट्रीट करते हैं क्लोरीन से, है ना, फिट फॉर यूज उसको बनाते हैं। ठीक, एक पॉइंट हमारा क्या था? स्लज। ठीक है, स्लज निकल के आया था। व्हाट वाज स्लज? तो जो हमने प्योरीफाई, जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए ले गए थे, तो वहां जो हमने गंदगी जमाई थी, दैट वाज स्लज। ठीक है, तो स्लज को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड वेस्ट दैट सेटल्स एट द बॉटम, सॉलिड solid waste that settles in the bottom. Okay, bottom. Right. So we have seen almost the wastewater story. ठीक है, एक पॉइंट क्या था, कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस है, वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है टाइफॉइड, कॉलेरा, को कोलेरा, डिसेंट्री, ये सब क्या है? वाटर बॉर्न डिजीजेस। अगर आप पानी को स्वच्छ नहीं रहेंगे, सैनिटेशन और हाइजीन, ये दोनों चीज अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे, तो इन सब डिजीज का आउटब्रेक हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, हमने आज शुरू किया था मोशन चैप्टर से। वी डिड मोशन। एक बार हम नोट्स देख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि ये देखो, हर चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट नोट्स बना लिया। मोशन एंड टाइम, मोशन एंड टाइम का 1 पेज नोट है, ये तो 3-4 लाइन में हो गया था। फिर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को देखा हमने, फिर लाइट चैप्टर को देखा, लाइट के नोट्स हम नोट्स बना लिए हैं। फिर चैप्टर 16 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वाटर के, हमने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया। फिर चैप्टर 17 में फॉरेस्ट को हमने पढ़ा कि हाउ इट बैलेंसेस द इकोलॉजी, फूड चेन किस तरह से बैलेंस करता है, कैसे हमें डिजास्टर से प्रोटेक्ट करता है, हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। हमने फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया, फूड चेन देख लिया, डिकम्पोजर्स देख लिए। फिर हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर 18, दैट वाज वेस्ट वाटर एंड स्टोरी। हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, वी आर डन विद दिस।
तो मेरे कहने का मतलब है, तो मेरे कहने का ये मतलब है डियर एस्पिरेंट्स कि हमने 7th क्लास के साइंस की टेक्स्ट बुक दैट इज एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। आप 4 सेशंस में हमने कंप्लीट किया है, हर चीज कवर करने की कोशिश की है एज प्रॉमिस्ड। मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, हमें जहां जरूरत पड़ेगी हम एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे कि टेक्स्ट बुक किसी भी चीज को एक्सप्रेस कैसे करता है। जब हम अपने प्रिपरेशन के लेवल 2 में जाएं, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां हमें एक्सप्रेशन की दिक्कत ना हो। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमने इस तरह से अपने 7th स्टैंडर्ड के साइंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हम 8th स्टैंडर्ड के साइंस को स्टार्ट कर देंगे। तो आप ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें। जहां आपको प्रॉब्लम लगे, जहां अगर आपको सेशन अच्छा भी लगे तो भी कमेंट करें, कहीं कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्पिरा बाय उपासना। विल मेंशन द लिंक इन द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को हम मेंशन कर देंगे। और तब तक आप टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 8th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।